नमस्कार और स्वागत है। आज हम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के आंकड़ों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारा मकसद है ये पता लगाना कि 30 सितंबर 2025 तक के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से कौन सा फंड मैनेजर निवेशकों के लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि एनपीएस एक लंबी अवधि की रिटायरमेंट योजना है और इसका पैसा बाजार में लगता है। बिल्कुल। इसलिए सही फंड मैनेजर चुनना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फैसला रिटायरमेंट के समय मिलने वाली रकम पर सीधा असर डालता है। हाँ बिल्कुल, छोटा सा फर्क भी सालों बाद बहुत बड़ा बन सकता है। एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। बिल्कुल। और ये समझने के लिए कि कौन बेहतर है, हम सिर्फ रिटर्न नहीं देखेंगे, हम कुछ और जरूरी चीजों पर भी ध्यान देंगे। जैसे फंड का आकार यानी एयूएम, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना बड़ा है, रिटर्न कितने समय तक लगातार अच्छे रहे हैं, खासकर 5 से 10 साल की अवधि में। हाँ, ये जरूरी है। फिर फंड मैनेजर का अनुभव कितना पुराना है और कितने लोग उस पर भरोसा करते हैं, यानी सब्सक्राइबर्स की संख्या। इन सबको मिलाकर ही पूरी तस्वीर साफ होती है। सही कहा। तो पहले एनपीएस के स्केल को इसके साइज को समझ लेते हैं। जी। 30 सितंबर 2025 तक इसमें 2,07,00,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और कुल मिलाकर 15,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मैनेज हो रहा है। हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये योजना कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण बन चुकी है। बिल्कुल। फिलहाल एनपीएस टियर 1 में 10 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, है ना? जी, 10। एसबीआई पेंशन फंड्स, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यूटीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ, टाटा, एक्सिस और सबसे नया है डीएसपी पीएफएम। अच्छा, डीएसपी सबसे नया है और एसबीआई सबसे पुराना। हाँ, एसबीआई सबसे अनुभवी है इनमें। ठीक है। और ये सभी मैनेजर्स 4 तरह की स्कीम्स देते हैं। हाँ, हर फंड मैनेजर 4 स्कीम्स ऑफर करता है। स्कीम ई यानी इक्विटी, स्कीम सी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, स्कीम जी यानी सरकारी बॉन्ड्स और स्कीम ए यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। स्कीम ई मतलब पैसा बड़ी कंपनियों के शेयर्स में लगता है। जी, टॉप कंपनियों के शेयर्स में। इसमें लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन हाँ, बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी सबसे ज्यादा यही होता है ना? बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड दोनों ज्यादा हैं। ठीक है। फिर स्कीम सी। स्कीम सी अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश करती है। ये इक्विटी से कम जोखिम भरा है और इसमें एक स्थिर आय की उम्मीद की जा सकती है, मतलब मध्यम जोखिम। और स्कीम जी, ये तो सरकारी बॉन्ड्स हुए। हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इन पर सरकार की गारंटी होती है। रिटर्न थोड़े कम हो सकते हैं पर पैसा सुरक्षित रहता है। और स्कीम ए जो थोड़ी नई है, 2016 में आई थी। हाँ, स्कीम में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविच जैसी चीजों में पैसा लगाती है, एक तरह से पोर्टफोलियो में थोड़ी वैरायटी लाने के लिए। अच्छा, तो अगर हम इन स्कीम्स के औसत रिटर्न पर एक नजर डालें शुरू से अब तक। हाँ, आंकड़ों के अनुसार स्कीम ए ने औसतन लगभग 14% का रिटर्न दिया है, जो दिखाता है कि लंबे समय में इक्विटी ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है। 14% तो काफी अच्छा है। जी। स्कीम सी का औसत रिटर्न करीब 8.93% रहा है और स्कीम जी का लगभग 8.58%। ठीक है। स्कीम ए का औसत रिटर्न शुरुआत से 8.94% के आसपास है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक साल में इसने करीब 16.94% का शानदार रिटर्न दिया है। ओह वाह, 16.94%। हाँ, पर यह याद रखना जरूरी है कि नियमों के मुताबिक आप अपने एनपीएस के कुल पैसे का सिर्फ 5% ही स्कीम ए में डाल सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 5%। तो इसका असर लिमिटेड ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं फंड मैनेजर्स के आकार यानी एयूएम और सब्सक्राइबर बेस पर। यहाँ क्या ट्रेंड दिख रहा है? यह एक पैटर्न साफ दिखता है। एचडीएफसी पेंशन फंड लगभग हर तरह की स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है और उसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। अच्छा, एचडीएफसी टॉप पर है साइज में। जी। एचडीएफसी के बाद दूसरे नंबर पर एसबीआई पेंशन फंड है और तीसरे पर आईसीआईसीआई पेंशन फंड है। तो साइज और भरोसे के मामले में ये टॉप 3 है, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या साइज ही सब कुछ है? मतलब क्या सबसे बड़े फंड मैनेजर ही सबसे अच्छा रिटर्न भी देते हैं या कहानी कुछ और है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। साइज और भरोसा जरूरी है यकीनन, लेकिन असली परीक्षा तो रिटर्न में होती है। बिल्कुल।
अब हम प्रदर्शन की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल और शुरुआत से अब तक किसने कैसा प्रदर्शन किया है। हाँ, और जैसा आपने कहा, एनपीएस एक लंबी अवधि की योजना है, तो हम 5 से 10 साल के रिटर्न पर खास ध्यान देंगे। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट टर्म में, खासकर इक्विटी में, तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। लंबी अवधि की स्थिरता ज्यादा मायने रखती है। सही है। तो शुरू करते हैं स्कीम ई यानी इक्विटी से। यहाँ क्या हाल है? 1 साल के रिटर्न देखें तो डीएसपी सबसे आगे दिख रहा है। हाँ, लेकिन वो नया है जैसा हमने कहा, तो इस पर अभी लंबी अवधि का भरोसा करना जल्दबाजी होगी शायद। हाँ बिल्कुल, नए फंड्स में शुरू में ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर हम पुराने खिलाड़ियों को देखें तो 1 साल में कोटक ने लगभग 5.5% का रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क, जो करीब 2.65% था, उससे काफी बेहतर था। अच्छा, और बाकी? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टाटा, उनका प्रदर्शन लगभग आसपास ही रहा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। ठीक है। और 3 साल के आंकड़ों में? 3 साल में बेंचमार्क करीब 16.82% था। यहाँ भी कोटक 18.29% के साथ सबसे आगे रहा। कोटक फिर से आगे? हाँ, लेकिन चिंता की बात यह है कि एसबीआई यहाँ 14.64% के साथ सबसे पीछे रहा, बेंचमार्क से भी काफी कम। एसबीआई पीछे रह गया 3 साल में, ये ध्यान देने वाली बात है। जी, अब आते हैं उस अवधि पर जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, 5 साल, 7 और 10 साल। हाँ, यही असली स्थिरता पता चलेगी। बिल्कुल। 5 साल का बेंचमार्क 19.76%, 7 साल का 15.84% और 10 साल का 13.81% था। तो 5 साल में कौन चमका? यहाँ आईसीआईसीआई, कोटक और यूटीआई ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया। अच्छा, आईसीआईसीआई, कोटक, यूटीआई, और 7 साल की अवधि में? 7 साल में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक फिर से बेंचमार्क को पार करने में कामयाब रहे। एचडीएफसी भी लिस्ट में आ गया? हाँ, और जब हम 10 साल के आंकड़ों को देखते हैं, जो लंबी अवधि के निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हाँ, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एचडीएफसी और कोटक स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले फंड्स के रूप में उभरते हैं। इन्होंने लगातार बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दिया है। अच्छा, तो मतलब एचडीएफसी और कोटक लंबी अवधि में इक्विटी के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हाँ, और आईसीआईसीआई और यूटीआई का प्रदर्शन भी काफी सराहनीय रहा है। तो एक पैटर्न साफ है यहाँ। बिल्कुल, एचडीएफसी ने शुरुआत से ही अपनी स्थिरता बनाए रखी है, लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात भी है, जैसा हमने 3 साल में देखा था। क्या? एसबीआई का प्रदर्शन। हाँ। एसबीआई पेंशन फंड, जो साइज में दूसरे नंबर पर है, इक्विटी स्कीम में लंबी अवधि में भी अक्सर बेंचमार्क से पीछे रहा है। ओह, तो ये दिखाता है कि सिर्फ बड़ा नाम या ज्यादा एयूएम हमेशा बेहतर रिटर्न की गारंटी नहीं होता। बिल्कुल सही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। और ये जो अंतर है अच्छे और खराब प्रदर्शन करने वाले के बीच, ये कितना बड़ा हो सकता है सालाना? देखिए, सालाना रिटर्न में 1% से 3% तक का अंतर हो सकता है। 1 से 3%। सुनने में ये शायद छोटा लगे। हाँ, सुनने में छोटा लगता है, लेकिन सोचिए, 2 दोस्त एक साथ एनपीएस शुरू करते हैं, बराबर पैसा डालते हैं। एक का फंड मैनेजर लगातार सिर्फ, मान लीजिए, 1.5% ज्यादा रिटर्न देता दूसरे के मुकाबले। 25-30 साल बाद ये छोटा सा दिखने वाला 1.5% का अंतर उनके रिटायरमेंट फंड में लाखों रुपए का फर्क पैदा कर सकता है। लाखों का? सच में? हाँ, शायद एक पूरी गाड़ी खरीदने जितना फर्क। इसलिए ये छोटे प्रतिशत बहुत मायने रखते हैं। वाकई, ये एक बहुत बड़ा सबक है। अच्छा चलिए, अब स्कीम सी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स पर आते हैं। इनमें जोखिम थोड़ा कम होता है। हाँ। स्कीम सी आमतौर पर 8% से 9% के बीच रिटर्न देती है। अगर हम शुरुआत से अब तक के रिटर्न देखें तो एसबीआई यहाँ टॉप पर है। अच्छा, इक्विटी में भले ही पीछे हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड में एसबीआई अच्छा कर रहा है। जी, उसके बाद आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कोटक का प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा है। यूटीआई और एलआईसी भी इस कैटेगरी में भरोसेमंद रहे हैं। तो मतलब अगर किसी का पैसा स्कीम सी में इन मैनेजर्स के पास है, तो वे अच्छी स्थिति में हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली स्कीम जी यानी सरकारी बॉन्ड फंड्स की बात करते हैं। स्कीम जी में रिटर्न आमतौर पर थोड़े कम रहते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, 5 साल में औसत रिटर्न करीब 6.19% रहा है और 7-10 साल में करीब 8%। यहाँ कौन आगे है? यहाँ पारंपरिक रूप से मजबूत एलआईसी पेंशन फंड ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। एलआईसी। अच्छा जी, इसके बाद एसबीआई और एचडीएफसी का नंबर आता है। ये उन निवेशकों के लिए सही है जो बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते। सेफ्टी फर्स्ट वालों के लिए एलआईसी, एसबीआई, एचडीएफसी। हाँ, और आखिर में स्कीम ए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट।
इसमें तो पिछले 1 साल में काफी हलचल रही है। हाँ बिल्कुल। स्कीम ए ने पिछले 1 साल में शानदार रिटर्न दिए हैं। यूटीआई 27.65% के साथ सबसे आगे रहा। 27% से ज्यादा? हाँ, और टाटा ने भी करीब 21.69% का रिटर्न दिया। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, इसमें आप अपने कुल एनपीएस कॉर्पस का सिर्फ 5% ही लगा सकते हैं। हाँ, वो लिमिट है। तो इसका कुल पोर्टफोलियो पर असर सीमित रहता है। लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो एसबीआई और एचडीएफसी यहाँ भी विश्वसनीय विकल्प नजर आते हैं, खासकर क्योंकि टाटा भी अपेक्षाकृत नया है। ठीक है, एक तकनीकी सवाल। हाँ, हम ये जो ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है? और एक रोलिंग रिटर्न्स भी होते हैं, उनमें क्या फर्क है? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, अच्छा सवाल है। ट्रेलिंग रिटर्न्स वो आंकड़े हैं जो एक निश्चित पिछली अवधि, जैसे पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के प्रदर्शन को दिखाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। अच्छा, ये आंकड़े एनपीएस ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित होते हैं। इन्हें समझना आसान है और इनका आधार भी स्पष्ट होता है। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है। जी। दूसरी तरफ रोलिंग रिटर्न्स की गणना थोड़ी जटिल होती है। इसमें अलग अलग समय बिंदुओं से शुरू होने वाली निश्चित अवधियों का औसत निकाला जाता है, जैसे हर महीने पिछले 3 साल का रिटर्न कैलकुलेट करके उसका एवरेज। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये अस्थिरता को बेहतर तरीके से दिखा सकता है, लेकिन इसकी गणना मानकीकृत नहीं है। अलग अलग विश्लेषक इसे अलग तरह से कर सकते हैं, जिससे भ्रम या किसी खास फंड मैनेजर के पक्ष में झुकाव पैदा हो सकता है। अच्छा, तो बायस का चांस है? हाँ, संभव है। इसलिए आम निवेशक के लिए आधिकारिक और आसानी से समझे जा सकने वाले ट्रेलिंग रिटर्न्स पर भरोसा करना ज्यादा सुरक्षित और व्यावहारिक है। ये स्पष्टीकरण जरूरी था, शुक्रिया। अब मान लीजिए किसी को अपना निवेश शुरू करना है या बदलना है, तो उसे इन चारों स्कीम्स ई, सी, जी, ए में पैसा कैसे बांटना चाहिए? कोई थंब रूल है? ये काफी हद तक निवेशक की उम्र और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। हाँ, वो तो है। एक सामान्य नियम यह है कि अगर उम्र कम है, मान लीजिए 30-40 साल, और रिटायरमेंट में काफी समय है, तो इक्विटी यानी स्कीम ई में ज्यादा, शायद 50% या उससे भी ज्यादा निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि टाइम है रिस्क लेने का और रिकवर करने का। बिल्कुल, क्योंकि लंबी अवधि में इक्विटी में ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है और बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने का समय भी होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और रिटायरमेंट करीब आता है, मान लीजिए 50 के बाद, तो धीरे धीरे इक्विटी का हिस्सा कम करके ज्यादा सुरक्षित विकल्पों जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम सी और सरकारी बॉन्ड स्कीम जी में निवेश बढ़ाना समझदारी है, ताकि जमा हुई पूंजी सुरक्षित रहे। हाँ बिल्कुल, कैपिटल प्रोटेक्शन जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर अपने चुने हुए मिश्रण के आधार पर लंबी अवधि में 8% से 11% के बीच रिटर्न की उम्मीद करना यथार्थवादी लगता है। 8 से 11%, ठीक है। तो इस पूरी चर्चा से निवेशकों के लिए मुख्य बातें या सलाह क्या निकलती हैं? समराइज करते हैं। जी, सबसे पहली और जरूरी सलाह, अपने एनपीएस फंड मैनेजर के प्रदर्शन पर नजर रखें। साल में कम से कम एक बार इसकी समीक्षा जरूर करें। रिव्यू जरूरी है। हाँ, आप हर वित्तीय वर्ष में एक बार अपना फंड मैनेजर बदल सकते हैं। और ये भी याद रखें कि आप चाहें तो स्कीम ई के लिए अलग, स्कीम सी के लिए अलग और स्कीम जी के लिए अलग मैनेजर भी चुन सकते हैं। अच्छा, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है। दूसरी सलाह? फंड मैनेजर बदलने में जल्दबाजी ना करें। सिर्फ तभी बदलें जब आपका फंड मैनेजर लगातार, खासकर 5-7 साल जैसी लंबी अवधि में, बाकियों से या बेंचमार्क से पीछे रह रहा हो। शॉर्ट टर्म प्रदर्शन देखकर घबराना या ललचाना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। तीसरी बात, एनपीएस लंबी अवधि का खेल है, इसमें टिके रहें। बाजार गिरेगा, उठेगा, लेकिन लंबी अवधि में अनुशासित निवेश ही सबसे अच्छा काम करता है। पेशेंस इज द की। और चौथी, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अटकलों या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर फैसला लें, जैसा हमने आज करने की कोशिश की। डेटा देखें, समझें और फिर निर्णय लें। डेटा ड्रिवन डिसीजन। हाँ, यहाँ एक और चीज है जो उतनी ही जरूरी है जितनी फंड चुनना, लेकिन अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। वो क्या है? वो है नॉमिनेशन। एनपीएस में नॉमिनेशन के नियम थोड़े अलग हैं। आप हर किसी को नॉमिनी नहीं बना सकते। अच्छा, क्या नियम है इसके? एनपीएस दिशा निर्देशों के मुताबिक आप सिर्फ अपने करीबी परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनी बना सकते हैं, जैसे पति पत्नी, बच्चे, माता पिता। इसकी एक तय लिस्ट है। दोस्तों या दूर के रिश्तेदारों को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता। ये भी ध्यान रखना होगा। और इससे जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, आपने बताई थी। हाँ, वो ये कि अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर
शादी करता या करती है तो शादी से पहले किया गया कोई भी नॉमिनेशन अपने आप रद्द यानी अमान्य हो जाता है। क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। मतलब शादी होती ही पुराना नॉमिनेशन इनवैलिड? बिल्कुल, अपने आप इनवैलिड हो जाता तो है। यानी शादी के बाद नया नॉमिनेशन करना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। शादी के बाद आपको फ्रेश नॉमिनेशन फाइल करना ही होगा, वरना कानूनी तौर पर पुराना नॉमिनेशन शून्य माना जाएगा और बाद में खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो परिवार को दिक्कत हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये प्रक्रिया आसान है? हाँ, ये प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। तो प्रदर्शन की समीक्षा के साथ साथ अपना नॉमिनेशन भी जरूर जांच लें और जरूरत हो तो अपडेट करें। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। तो हमने देखा कि फंड मैनेजर के प्रदर्शन में दिखने वाले 1% या 2% जैसे छोटे अंतर भी लंबी अवधि में रिटायरमेंट की जमा पूंजी पर लाखों का असर डाल सकते हैं। सही कहा। ये छोटे अंतर ही तय करते हैं कि रिटायरमेंट कितना आरामदायक होगा। तो आज का विचारणीय प्रश्न ये है, क्या हम अपनी लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं, खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग में इन छोटे दिखने वाले प्रतिशत के अंतरों को वो महत्व दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं? या हम सिर्फ बड़े नामों या शॉर्ट टर्म के शोर में उलझ कर रह जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और जानकारी और विश्लेषण के साथ। बिल्कुल। तब तक आर्थिक रूप से स्वस्थ और सोचित रहें। नमस्कार।